हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी ऑफ एशियन इंडिया पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, अदरवाइज आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ट्राइबल असेंबली के थर्ड पार्ट से, समिति से। समिति जो था वो एक तरीके का लोअर हाउस था, मतलब वो एक ऐसी असेंबली थी जिसको कॉमन पीपल अटेंड करते थे, ब्राह्मण्स अटेंड करते थे, रिच पैट्रॉन्स अटेंड करते थे। तो वैदिक पीरियड में कॉमन पीपल को विसाहा कहा जाता था। लेकिन कुछ एशियन पॉलिटिकल राइटर्स के अकॉर्डिंग समिति जो थी वो एक राष्ट्र असेंबली होती थी, जिसमें राजा और उसका जो परिवार होता था वो अपने राज्य के लोगों से मिलते थे और कुछ ऐसे ओकेजन्स पे मिलते थे, जैसे रॉयल कोरोनेशन के दौरान या फिर नेशनल कैलामिटी के दौरान या फिर युद्ध के दौरान। समिति जो थी वो एक ऐसी मीटिंग हुआ करती थी जिसमें जो मेंबर्स होते थे सोसाइटी के, जो हाई स्टेटस के होते थे, वो भी उस मीटिंग को अटेंड करते थे। तो मेन पॉलिटिकल फंक्शन जो होता था समिति का वो था इलेक्शंस ऑफ द किंग, मतलब राजा का इलेक्ट होना। तो जितने भी स्टेट्स के अफेयर्स होते थे या फिर जितने भी मैटर्स होते थे स्टेट के या फिर मिलिट्री के या फिर एग्जीक्यूटिव अफेयर्स के, ये सारे जो मैटर्स होते थे वो डिस्कस किए जाते थे, डिसाइड किए जाते थे समिति में। और जो भी नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते थे वो भी डिस्कस्ड और डिसाइड करा जाता था समिति में। तो राजा का होना समिति में उसका बहुत महत्व रखता था, राजा की प्रेजेंस होना समिति में बहुत महत्व रखता था। और समिति का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था उसका नाम था पति या फिर इसाना। तो जो मेन पर्पस होता था समिति का वो राजा और उसके असेंबली के बीच में पीस एंड एग्रीमेंट लाना होता था। तो जो भी मैटर्स होते थे, जो भी मैटर डिस्कस करे जाते थे समिति में, उन मैटर्स में पीस एंड एग्रीमेंट होना चाहिए राजा और उसके असेंबली के बीच में। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस का होना ये दर्शाता है कि वैदिक पीरियड में जो भी लोग होते थे वो पॉलिटिक्स को बहुत ही सीरियसली लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से राज्य बढ़ता चला गया, जिस तरह से स्टेट्स बढ़ती चली गई, उसी तरीके से समिति भी जो है धीरे धीरे खत्म होती चली गई, क्योंकि उसको अटेंड करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता चला गया। और धीरे धीरे आगे जाके परिषद ने समिति की जगह ले ली। अब हम आते हैं कि वैदिक पीरियड के बाद क्या डेवलपमेंट हुई। तो जो कम्युनिटी थी उन्होंने एग्रीकल्चरल लाइफ को अडॉप्ट कर लिया था और जो भी मटीरियल सिचुएशन था उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी। मशीन्स का डेवलप्ड होना या फिर नीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स थी, इन डेवलपमेंट्स ने ही कंप्लीट किया था स्टेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को। अब हम आते हैं किंगशिप पे। कहते हैं कि वैदिक लिटरेचर में बताया गया है कि किंगशिप का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। एक युद्ध हुआ था दानव और देवतास के बीच में, और देवतास जो थे वो इस युद्ध में बार बार हार रहे थे। तब उनको ये रियलाइज्ड हुआ कि उनके बीच में कोई लीडर है ही नहीं, उनका कोई राजा ही नहीं है, जबकि देवतास का एक ही राजा था, एक ही लीडर था। और तब उन्होंने इंद्र को अपना राजा चुना और वो ये युद्ध जीत गए। तो यहाँ से किंगशिप का ओरिजिन जो है वो शुरू हुआ था और यही चीज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी बताई गई है। अग्निसुतंता में ओरिजिन जो है किंगशिप का वो बहुत ही लेंदी वे में डिस्कस्ड किया गया है। अग्निसुतंता के अकॉर्डिंग अगर जिस स्टेट में अथॉरिटी नहीं है उस स्टेट में एनार्की ही प्रिवेल करती है। तो ऐसे केस में जो लोग हैं उस स्टेट के इकट्ठा होके, एकजुट होके, उनमें से अगर वो एक व्यक्ति को, अपने में से एक व्यक्ति को अगर वो राजा चुनते हैं, तब उस चुने हुए राजा को, उस चुने हुए व्यक्ति को 3 टाइटल मिलते हैं। पहला होता है महासम्मता, द ग्रेट इलेक्ट, दूसरा होता है क्षत्रिय और तीसरा होता है राजन, जो लॉ को एस्टैब्लिश करता है अपने लोगों को बचाने के लिए। पहले के टाइम पे जो राजा की क्वालिटीज होती थी वो स्ट्रेंथ ऑफ वेलोर होती थी, लेकिन बुद्धिज्म के आने के बाद जो राजा की क्वालिटीज थी वो ये थी कि एक तो वो सुंदर होना चाहिए, दूसरी बात ये जब भी वो अपने लोगों के लिए डिसीजन ले उस दिल और दिमाग दोनों से ले। और राजा का जो परम कर्तव्य होता था वो लैंड को प्रोटेक्ट करना होता था, वो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसको प्रोटेक्ट करना होता था, ना कि एक ओनर के तौर पे। और राजा को तभी अपने लोगों से वो रिस्पेक्ट मिलती थी जब वो अपने कर्तव्यों को धर्म के अकॉर्डिंग पालन करता था। तो देखा जाए इन सारी चीज़ों को तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता था राजा और उसके लोगों के बीच में। महाभारत के शांति पर्व में 2 ऐसे स्पेकुलेशंस हैं जो ये दर्शाते हैं कि स्टेट के ओरिजिन में कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी के कुछ एलिमेंट्स कंटेन करते थे। चैप्टर 59 में ये बताया है कि ब्रह्मा जो क्रिएटर हैं उन्होंने एक ट्रीटी बनाई थी शासन कला की,
देवताओं के कहने पे, क्योंकि देवताओं जो थे वो ब्रह्मा जी के पास आए थे और उन्होंने ये कंप्लेन करी थी कि धरती पे अच्छाई जो है वो खत्म होती जा रही है। तभी ब्रह्मा ने एक ट्रीटी बनाई थी शासन कला पे, और इन देवताओं के कहने पे विष्णु जी ने अपना एक बेटा बनाया था विराजस, ताकि वो इस ट्रीटी को खत्म कर सके। उसी दौरान एक अत्याचारी रूलर पैदा हुआ था जिसका नाम था वेना, और उसको मारा था सेजस ने, और उसकी दाहिनी जांग से पृथु को बनाया था, जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो राज्य में राज करेगा बिल्कुल सही तरीके से। तो पहले स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग जो राजा है वो वारिस है विष्णु का, और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो डिराइव्ड होती है डिवाइन ऑर्डिनेशन से। और दूसरा स्पेकुलेशन ये है कि राजा और ब्राह्मण्स के बीच में एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें किंग जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनको प्रिविलेज देगा, उनको रिस्पेक्ट करेगा, और यहाँ से ब्राह्मण्स का रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है। इंडियन स्पेकुलेटर्स के अकॉर्डिंग किंगशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। अगर उसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखा जाए तो जो ओरिजिन है किंगशिप का वो एनार्की का डर है। किंग जो था वो एक नेसेसिटी था, वो एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन था लोगों के लिए, जो वर्स कंडीशन से उन लोगों को बचाता था। अगर राजा अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे केस में लोग जो हैं उनके पास पूरा राइट होता है कि वो अपने लिए एक नया राजा चुन सकते हैं। भीष्म ने भी यही कहा था कि जो भी व्यक्ति अगर अच्छाई को प्रोटेक्ट करता है और बुराई को खत्म करता है तो वही व्यक्ति राजा बनने के लायक होता है, और जो राजा अपने कर्तव्य को पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो राजा बनने के लायक नहीं है। तो जो चुना हुआ व्यक्ति है वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करे वो राजा बन सकता है। राजसूय सेरेमनी जो है वो 3 पार्ट से बनता है। पहला है प्रीलिमिनरी रिचुअल्स, दूसरा है कोरोनेशन, और तीसरा है पोस्ट कोरोनेशन सेरेमनीज। प्रीलिमिनरी रिचुअल सेरेमनीज है रत्नाभिषेक सेरेमनी। इस सेरेमनी में जो चुना हुआ व्यक्ति है वो रत्नीस के घर में जाता है और उनसे आज्ञा लेता है राज्य अभिषेक के लिए, उनसे अप्रूवल लेता है राज्य अभिषेक के लिए। इस सेरेमनी का मेन पर्पस होता है जो रत्नीस है उनके दिमाग में ये डालना कि अब लॉयल्टी जो है उनकी नए राजा के लिए है। अब कोरोनेशन सेरेमनी के दौरान राजा के ऊपर 4 तरीके के लिक्विड चढ़ाए जाते हैं। घी चढ़ाता है ब्राह्मण ईस्ट से, दूध चढ़ाता है क्षत्रिय साउथ से, दही चढ़ाता है वैश्य वेस्ट से, और पानी चढ़ाता है शूद्र नॉर्थ से। इस सेरेमनी का मतलब है कि जो राजा है वो 4 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा, और वो प्रतिज्ञा लेता है कि वो धर्म के अकॉर्डिंग अपने राज्य को चलाएगा। अब हम आते हैं रॉयल फंक्शन पे। जो राजा का परम कर्तव्य होता है वो होता है अपने राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी आस्था को प्रोटेक्ट करना। ये राजा का परम कर्तव्य होता है कि मेंटेन करना एक्सटर्नल और इंटरनल पीस को, सोशल ऑर्डर को बनाए रखना, और ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना कि उसके राज्य के लोग जो है वो आसान तरीके से जी सके, वो बिना किसी डर के जी सके। महाभारत में भी भीष्म ने यही कहा है कि जो राजा अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करता है वो काम भगवान की सेवा के बराबर है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में यही कहा है, जो राजा अपने लोगों की खुशी में खुश रहता है, उनके वेलफेयर में अपना वेलफेयर पाता है, वही राजा एक सही राजा है। एशियन इंडिया के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग प्राजाहिता यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ राजनीति। अब हम आते हैं काउंसलर्स एंड ऑफिशियल्स पे। रत्नाभिषेक सेरेमनी जो है वो राजसूय की सेरेमनी का एक पार्ट है, जिसमें राजा जो है वो रत्नीस के घर जाता है और उनसे आज्ञा लेता है राज्य अभिषेक के लिए। बेसिकली ये सेरेमनी जो है इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि राजा जो है वो ये बताता है कि अब इन रत्नीस की जो लॉयल्टी है वो एक नए राजा की तरफ होनी चाहिए। रत्नीस बेसिकली हाई फंक्शनरीज थे स्टेट की। पहला है सेनानी जो कमांडर इन चीफ है, दूसरा है ग्रामनी जो एक छोटा सा लीडर होता है उन छोटे से ग्रुप्स का जो बैटलफील्ड में लड़ते हैं, तीसरा है सूत्र जो चैरिटर और व्हील मेकर होता है, चौथा है समगाहित्री जो चैरिएटर होता है, पांचवा है भगतदुगा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, छठा है अक्षवाहा ऑफिसर कनेक्टेड विद स्पोर्ट्स, सातवां है गोवी करताना चीफ हंट्समैन, आठवां है तक्सन कारपेंटर, नौवां है रथकरा चैरिट मेकर, 10वां है पलागला
मैसेंजर, और 11वां है सत्री, चेम्बरलेन, और 12वां है पुरोहिता, 13वां है माहिसी, 14वां है राजनवा, और 15वां है परिवृत्ति। तो ये जितने भी हाई फंक्शनरीज हैं ये सिलेक्टेड होते थे कास्ट एंड क्लास के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। इन सारी चीज़ों को ध्यान से अगर देखा जाए तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो स्टेट है वो एक फिक्स टेरिटरी है, उसकी एक आर्मी है जो इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करती है, एक डेफिनाइट सोर्स ऑफ इनकम है, और एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जो इस स्टेट के अफेयर्स को चलाती है। अब हम आते हैं ओलिगार्कीज एंड रिपब्लिक्स पे। तो मॉडर्न पीरियड से पहले जितनी भी ट्राइबल स्टेट्स थी वो फ्लरिश करती थी ओलिगार्कीज के अंडर, और मोनार्की भी साथ साथ चलती थी। तो इन सारी बॉडीज को रिपब्लिक्स कहा जाता है। जो रूलिंग क्लास होती थी सक्यास की एंड लच्छावीज की, उनका सेम क्लैन और सेम वर्ना होता था। तो पहले के ज़माने में जो ट्राइब्स होते थे, जो क्लैंस होते थे, वो ऑर्गेनाइज्ड होते थे ब्लड रिलेशन के बेसिस पे। फिर उसके बाद वॉर हुआ, कॉन्क्वेस्ट हुआ, जिसके वजह से इन ऑर्गेनाइजेशन का सब डिविजन्स हुआ, और वो सब डिविजन्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, जैसे गना, व्रत, शारदा, विसाहा। तो जो इंडस बेसिन का जो रीजन था वो सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस से बचा हुआ था, जिसकी वजह से जो पुरानी सोशल लाइफ थी, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सर्वाइव कर गए, और उसकी वजह से कई ऐसे नए कॉर्पोरेट बॉडीज जो थी वो वहाँ पे क्रिएट हुई। तो पाली के अकॉर्डिंग 2 ऐसे रिपब्लिक्स थे जो बहुत पावरफुल थे मॉडर्न पीरियड से पहले। पहला है वृज्जिन कॉन्फेडरेसी और दूसरा है सक्याज ऑफ कपिलावस्तु। तो जो वृज्जिन का संघ होता था वो वैशाली के लच्छावी से बनता था। मतलब जो वैशाली के जो लोग होते थे जिनको लच्छावी बोला जाता है, वो ये संघ बनाते थे, और सक्यंस के ग्रुप का जो लीडर होता था उसको टाइटल दिया जाता था राजा का। तो बेसिकली बुद्धा जो है वो बिलोंग करते थे रिपब्लिक ऑफ सक्यास को। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती थी सक्यास की वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती थी। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल बिजनेसेस होते थे वो ओपन असेंबली में डिस्कस करे जाते थे, जहाँ पे बूढ़े और जवान दोनों मौजूद होते थे, और जो भी लोकल अफेयर्स होते थे विलेजेस के वो भी ओपन असेंबली में डिस्कस करे जाते थे। इससे एक चीज़ तो एविडेंट थी कि जो सक्या स्टेट है वो एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक होती थी, जिसका एक ही परमानेंट हेड होता था, वो था राजा, और उस असेंबली में सारे मैटर डिस्कस होते थे, चाहे वो मैटर वॉर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, वो उसी असेंबली में डिस्कस होते थे और डिसाइड किए जाते थे सिटीजन्स के ओपिनियन के बेसिस पे। धीरे धीरे रिपब्लिकन्स को मुश्किलें आने लगी हर चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए। जिस तरह से सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती जा रही थी, जिस तरह से ईस्टर्न इंडिया में जो राज्य बढ़ते जा रहे थे, फिर एक वॉर के बाद सक्यास भी टाइम के साथ ख़त्म हो गए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।